गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम 10+ मार्क्स का ये एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ से केस स्टडी आने का भी हाई प्रोबेबिलिटीज होती है। याद रखना, एमसीक्यू केस स्टडी के लिए उनका फर्स्ट टारगेट होता है। अगर आप लेटेस्ट एग्जाम में भी देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ही केस स्टडी आई हुई थी और ये उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, जब ये दोनों को वो पूछ चुके होते हैं तब वो वहां पर नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। तो उनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो एमसीक्यू केस सिनेरियोज यहां से आपके पास आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। और जब भी अगर एमसीक्यू केस सिनेरियो आएगा तो आप ये समझ लेना कि ये चैप्टर कम से कम अबाउट 14 मार्क्स का बन जाएगा सर। अबाउट 14 मार्क्स का बन जाएगा। तो 8+6 का क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा सर। तो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपको वेटेज कम से कम अबाउट 20% का वेटेज हम मान के चलो सर, कम से कम 20%। 20% का वेटेज तो आप मान के चलो, 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दो क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ से मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे। वर्किंग कैपिटल मिलेगा, डेटर्स मैनेजमेंट मिलेगा, कैश मैनेजमेंट मिलेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स हैं। तो कम से कम दो क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड होते हैं जो एग्जाम में आपको मिलेंगे सर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। और ये चैप्टर हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें कम एफर्ट करते हैं। सोचते हैं कि बड़ा टॉपिक है, जितने अभी तक चैप्टर कर लिए उनको ही अच्छे से कर लो। तो यहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये चैप्टर भी इजी है, बस सिर्फ एक दो पॉइंट है जहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको 2 बार कर लेना। उसके अलावा सब कुछ ईजी है। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए सर, स्टार्ट विद द बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो वो मैंने हर टॉपिक को स्टार्ट किससे किया है? बैलेंस शीट मैनेजमेंट से ही स्टार्ट किया है और इस टॉपिक को भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम वहां पर देख लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन किया हमने, डेप्ट इक्विटी कितना होना चाहिए, साथ में हमने वहां पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन किया, फिक्स एसेट्स, कौन सी फिक्स एसेट लेनी है, कौन सा फर्नीचर लेना है, कौन सी मशीनरी लेनी है, किस एसेट में इन्वेस्ट करना है। तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वी आर लुकिंग फॉर करंट एसेट्स एंड वी आर लुकिंग फॉर करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी आपने फिक्स एसेट्स लिए हैं उनको सही से चलाने के लिए, उनको सही से यूटिलाइज करने के लिए वी नीड राइट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड राइट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। टेक्निकली वी नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल? दिस इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी एंड दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। ये आपकी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। एंड द मेजर करंट एसेट्स आर डेटर्स, major current assets are cash and major current assets are inventory. तो डेटर्स मैनेजमेंट आप यहां पर सीखने वाले हैं, कैश मैनेजमेंट आप सीखने वाले हैं, साथ में वर्किंग कैपिटल का अलग से एक बड़ा टॉपिक है आपके पास जहां पर पूरा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन होगी, जहां पर आप डेटर्स, कैश, इन्वेंट्री, जितने भी करंट एसेट्स हैं, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं आपके पास, मेजर करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, तो दीज आर करंट लाइबिलिटीज एंड दीज आर करंट एसेट्स। तो इस पूरे टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन मैनेज ऑल दीज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ पा रहे हैं? हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो अगेन यहां पर आपको ये सब टॉपिक्स मिलने वाले हैं, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को इंस्टीट्यूट ने वहां पर उन्होंने कॉस्टिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने लिख दिया है कि दिस पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर कॉस्टिंग, तो आप कॉस्टिंग में इसको कवर करें। और उसके अलावा वी हैव पेबल्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। तो ये 4 टॉपिक आपके पास मेजर आपको देखने को मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देन कैश मैनेजमेंट, देन डेटर्स मैनेजमेंट, और लास्ट वन वी हैव पेबल्स मैनेजमेंट और द क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये आपके पास क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ठीक है, क्लैरिटी है सर? जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, देख लीजिए पूरा आपको क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, वी विल कवर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, then we have cash management, we have debtors management. This is about credit policy. आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए। कैश मैनेजमेंट में आपको वहां पर कितना कैश मेंटेन करना है, सरप्लस है तो उसको यू हैव टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स, और अगर डेफिसिट है तो यू हैव टू अरेंज इट, हमें उसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। और साथ में आपके पास यहाँ पर जो हम कवर करेंगे, दिस इज योर पेबल्स मैनेजमेंट। इन्वेंट्री इज ऑटोमेटिकली कवर्ड इन योर कॉस्टिंग। तो यहां पर भी इन्वेंट्री दिखेगी आपको, कहां पर दिखेगी, दिस इज इन योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड वहां पर आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तो वो सब आपको दिखने वाला है, दिस इज इन योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अलग से उन्होंने इन्वेंट्री को वहां पर ट्रांसफर कर दिया, दिस इज इन योर कॉस्टिंग, और इंस्टीट्यूट ने वहां पर मॉड्यूल में लिख दिया है। ठीक है, पहले भी नहीं था, मैं आपको बताऊं पहले भी नहीं था, बट उन्होंने अब बिल्कुल स्पेसिफिकली लिख दिया है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, द फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट फ्रॉम, ये 4 टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वर्किंग कैपिटल क्या है, सबको ही पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्यों जरूरत है वर्किंग कैपिटल की, बिकॉज वी वांट टू मैनेज आवर फिक्स एसेट्स एफिशिएंटली। तो उनको वहां पर फिक्स एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए वी नीड द वर्किंग कैपिटल, वी नीड द करंट एसेट्स। मुझे स्टॉक को सही से मेंटेन करना है, मुझे कैश को सही से मेंटेन करना है, अपनी डेटर्स पॉलिसी सही से मेंटेन करनी है, क्रेडिटर्स पॉलिसी वहां पर देख लीजिए सही से मेंटेन करनी है, जिससे मैं अपने फिक्स एसेट्स को एफिशिएंटली क्या कर सकूं, यूटिलाइज कर सकूं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, क्लैरिटी है सर, देख लीजिए पूरा क्लैरिटी है, कोई भी अगर डाउट है तो बताते रहिए, जो भी अगर आपको डाउट्स है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपके पास क्या होते हैं, सबको ही पता है, व्हाट आर करंट एसेट्स, आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within a short period. ठीक है, जनरली लेस देन 1 year। ठीक है, तो आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within a short duration, that is generally less than 1 year, generally less than 1 year। तो एग्जाम्पल सबको ही पता है, वी हैव इन्वेंट्रीज, वी हैव डेटर्स, we have cash, bank, prepaid expenses, loans and advances, marketable securities, investments, ये सब आपके पास है सर। करंट लायबिलिटीज, आर दोज लायबिलिटीज which falls due for payment or settlement within a short duration,
that is generally less than 1 year. Generally less than 1 year. क्लियर है सर? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स पेबल्स, proposed and unclaimed dividend, propose and unclaimed dividend. चेक कर लीजिए सर, propose and unclaimed dividend. ठीक है, और क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स, we have short term loans, short term loans and bank OD. We have bank OD, CC limits, etc. तो ये सब आपके पास करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बहुत सारी चीजें आपको रेशियो एनालिसिस की यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी. साथ में वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है सर? ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि वहां पर हमें वर्किंग कैपिटल को इस तरह से यूटिलाइज करना होता है कि जिससे हम अपनी फिक्स एसेट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें. ठीक है, उसको इस तरह से मैनेज करना होता है कि हमारी फिक्स एसेट सही से क्या हो, वहां पर यूटिलाइज हो. तो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड to use fixed assets in a profitable manner. Fixed assets in a profitable manner. और किस लिए चाहिए? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए. समझ पा रहे हैं? वी नीड वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. तो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड for day-to-day operations. Transactions. It determines the short-term solvency of a business. तो वर्किंग कैपिटल का काम ही है. ये करंट एसेट्स हम क्यों देख रहे हैं, करंट रेशियो क्यों देख रहे थे? टू चेक द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी. क्या उनके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं टू पे ऑफ देयर करंट लायबिलिटीज. तो it determines the short term solvency of a business. Short term solvency of a business. तो जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूज करोगे तो लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन द बिजनेस विल इंक्रीज. ठीक है, तो लेवल ऑफ एक्टिविटीज क्या होंगे? बढ़ेंगे. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एक्टिविटीज in the business. Note. First,
अब हम कब कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल आपके पास सफिशिएंट है? जब आपकी करंट एसेट्स ज्यादा और करंट लायबिलिटीज क्या है, कम है। तो वर्किंग कैपिटल लेवल्स आर सेट टू बी sufficient or adequate when current assets is greater than current liabilities. current assets ज़्यादा हैं current liabilities से, देख लीजिए, that is if we have positive working capital. If we have positive working capital, so these are the parameters to check whether we have sufficient amount of working capital or not. ठीक है, और उसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या है? These are the parameters whether our working capital is sufficient for our business or not. So first parameter is simply we need to check current assets are greater than current liabilities. Second, current ratio. Current assets divided by current liability is about, current ratio क्या होती है? Current assets divided by current is about 2:1. तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे ये जनरल वहां पर नोटेशन है, अदरवाइज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट है सर, तो हर सेक्टर का लगे याद रखना, बट दिस इज द जनरल नोटेशन, तो लिख देते हैं 2:1. ठीक है, थर्ड है आपके पास क्विक रेशियो, याद आ रहा है? क्विक रेशियो क्या था? करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज एट लीस्ट 1:2. कम से कम कितना होना चाहिए? 1:1. ये सब हमें आता है, मैं आपको कुछ भी नया नहीं सिखा रहा अभी, तो ये सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है. ठीक है, दिस इज योर क्विक रेशियो. फोर्थ पैरामीटर इज करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो. तो अब यहां पर अगर बहुत ज्यादा करंट एसेट्स होंगी और अगर कम करंट एसेट्स होंगी, तो उससे क्या मतलब है सर? अगर मैं ज्यादा करंट एसेट्स रख रहा हूं तो वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव पॉलिसी, मतलब मैं सिक्योर्ड होके चल रहा हूं भाई, पहले ज्यादा करंट एसेट्स लेके चलो, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आएगी और रिटर्न्स क्या होंगी सर? कम. रिटर्न्स क्या होंगी? कम होंगी सर. बट रिस्क क्या होगा? कम होगा सर. रिस्क क्या होगा? कम होगा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी. अगर मैं ज्यादा करंट एसेट्स रखूंगा तो उस केस में क्या होगा? वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच. ध्यान से समझो, कंजर्वेटिव मतलब भाई मैं सिक्योर्ड होके चल रहा हूं बहुत. सिक्योर्ड होने का मतलब भाई पहले ही ज्यादा करंट एसेट्स रखो, जिससे कोई भी डे टू डे ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी वहां पर देख लीजिए, आपका रिस्क कम रहेगा बट आपकी रिटर्न्स क्या रहेंगी? कम रहेंगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी सर. दूसरी तरफ आपके पास अगर लोअर करंट एसेट्स हैं तो वी आर फॉलोइंग द एग्रेसिव अप्रोच. वी आर फॉलोइंग द एग्रेसिव अप्रोच. एग्रेसिव अप्रोच का क्या मतलब है कि वहां पर कम एसेट्स से काम चला रहा हूं, और कम एसेट्स से काम चला रहा हूं तो वी आर फॉलोइंग द एग्रेसिव अप्रोच. मतलब आपकी कॉस्ट तो कम आएगी, आपकी रिटर्न्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी, बट रिस्क भी क्या होगा? ज्यादा होगा. चेक कर लो सर. तो इफ वी हैव हाई करंट एसेट्स तो वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच, एंड इफ वी हैव लो करंट एसेट्स वी आर फॉलोइंग द एग्रेसिव अप्रोच. हम कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? एग्रेसिव अप्रोच. क्लैरिटी है सर? चेक कर लो सर. चलें आगे. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. Classification of working capital management. We have on the basis of value,
and we have on the basis of time. On the basis of value and on the basis of time. On the basis of value, we have gross working capital and we have net working capital on the basis of value. On the basis of time, we have permanent working capital and we have temporary working capital. So temporary is fluctuating. तो इसको बोलते हैं हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल और इसको बोलते हैं सॉफ्ट कोर वर्किंग कैपिटल. चेक करिए सर. वी हैव हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल. वी हैव हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल एंड वी हैव सॉफ्ट कोर वर्किंग कैपिटल. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? तो दिस इज द सम ऑफ ऑल टोटल करंट एसेट्स ओनली. तो अगर हम वहां पर देख लीजिए, सिर्फ टोटल एसेट्स को वहां पर देख लीजिए, कंसीडर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. उसका नाम क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. इट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. तो सिंपली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल. तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो दिस मींस ओनली करंट एसेट्स, और अगर लिखा हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल दिस इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है. नाउ द थर्ड टर्म वी हैव परमानेंट वर्किंग कैपिटल. नाम से पता चल रहा है सर, परमानेंट वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब हर समय बिजनेस में थ्रू आउट 360 डेज वहां पर इतना कैपिटल आपको रखना ही पड़ेगा, इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, इतना डेटर्स मेंटेन करना पड़ेगा, इतना कैश मेंटेन करना पड़ेगा. दिस इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल. उसको क्या बोलते हैं मार्केट में? परमानेंट वर्किंग कैपिटल. तो इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल करंट एसेट्स विच आर. तो मान लो आपकी करंट एसेट्स है 5 लाख, तो 3 लाख तो मुझे पूरे साल चाहिए सर. तो इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल और द हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल सर. तो इट इज द पार्ट ऑफ टोटल करंट एसेट्स विच आर required to be maintained throughout the year. On a continuous basis. तो अगर हमने परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कम कर दिया तो डायरेक्टली आपके बिजनेस पे उसका क्या होगा? इम्पैक्ट होगा. याद रखना, डायरेक्टली आपके बिजनेस पे उसका क्या होगा? इम्पैक्ट होगा. तो दिस इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल. द रिडक्शन ऑफ these current assets will adversely affect the normal level of business activity. Normal level of business activities or operating efficiency. So it will
adversely affect, it will adversely affect the normal level of business activities or operating efficiencies. ठीक है, this is your permanent working capital. Now the fourth one we have temporary working capitals. तो नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी, दिस इज योर फ्लक्चुएटिंग और द सॉफ्ट कोर. तो यहाँ पर इसको थ्रू आउट द ईयर मुझे इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो जब ज़्यादा बिजनेस साइकिल में रिक्वायरमेंट है मुझे, जैसे सीजनल होते हैं बिजनेस, तो पर्टिकुलर सीजन में मुझे ज़्यादा ज़रूरत है. जब दिवाली आ रही है, जब होली आ रही है, या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल पे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपने बढ़ा ली, अदरवाइज आपने कम कर लिया. दिस इज योर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. ठीक है, उस समय आपको इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी है, आपको क्रेडिट ज़्यादा देना है, कैश ज़्यादा मेंटेन करना है. दिस इज योर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. It is the part of the total current assets which are not required to be maintained throughout the year and which are temporarily required from time to time. Temporarily required from time to time. These current assets may keep changing increasing or decreasing as per the requirement of the business. As per the requirement of the business. क्लियर है? तो अगर मैच्योर्ड फॉर्म है सर, if we have a matured firm, this is your permanent working capital throughout the time period आपको required है सर. throughout the time period you need this working capital. ठीक है, this is permanent working capital. what is temporary? टाइम टू टाइम वो क्या कर रही है, फ्लक्चुएट, बट उसके ऊपर है सर, परमानेंट के एक्स्ट्रा में. तो दिस इज योर टेम्परेरी, this is permanent, and this is amount of working capital. This is for matured firm. This is for matured firm. बट यही अगर मैं ग्रोथ फर्म की बात करूं, ग्रोथ फर्म में क्या होगा सर? ग्रोथ फर्म में क्या होगा सर? ये जो लाइंस बनेंगी ना, ये थोड़ी सी क्या बनेंगी, अपवर्ड स्लोपिंग. दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो दिस इज परमानेंट. दिस इज फॉर ग्रोथ फर्म सर. ग्रोथ फर्म है तो यहां पर धीरे धीरे परमानेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और साथ में टेम्परेरी की भी बढ़ती जा रही है. We have temporary working capital, and this is amount of working capital. Time period. चेक कर लीजिए.
ठीक है, दोनों डायग्राम क्लियर है. दिस इज फॉर ग्रोथ फर्म एंड दिस इज फॉर मैच्योर्ड फर्म. Now the next point is your factors influencing the level of working capital in a firm. Factors influencing the level of working capital in a firm. First one is your growth firm. तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन ए फर्म. तो अगर हाई ग्रोथ फर्म है एंड वी हैव लो ग्रोथ फर्म, तो हाई ग्रोथ फर्म है तो वी नीड हाई वर्किंग कैपिटल, और लो ग्रोथ फर्म है तो वहां पर वी नीड लो वर्किंग कैपिटल. ठीक है सर, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना. सेकेंड वन इज नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग है तो हाई वर्किंग कैपिटल, होलसेलर है तो वी हैव मीडियम, अगर रिटेलर है तो और कम चाहिए. क्लियर है ना, मैन्युफैक्चरर को तो हर चीज मैनेज करनी है तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए. होलसेलर है तो कम चाहिए थोड़ा, रिटेलर है तो और कम चाहिए, और अगर सर्विस सेक्टर है तो वी नीड लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, परफेक्ट. चले आगे सर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल सर. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज मुझे आप सेंड कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. तो अब हर बिजनेस हाउस यही तो सोचेगा कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है इन वर्किंग कैपिटल, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, कितना डेटर्स मेंटेन करना है, कितना कैश मेंटेन करना है. तो दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो हम वहां पर देख लीजिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहता हूं तो मैं ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखूंगा. मैं कम लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहता हूं तो कम वर्किंग कैपिटल रखूंगा. ठीक है, तो यहां पर पूरा गेम किसका है, लिक्विडिटी का. मैंने पहले बताया कि वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच और द एग्रेसिव अप्रोच. कंजर्वेटिव मतलब हाई करंट एसेट्स, और एग्रेसिव अप्रोच मतलब लो करंट एसेट्स. ठीक है, तो लिख देंगे सर ए. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन will have to decide as to what amount of working capital should be invested in a business. कितना amount of working capital we should be invested in a business. If the amount of working capital investment is high, there will be high liquidity. हाई लिक्विडिटी मतलब भाई मैं खूब
इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूँ, खूब कैश मेंटेन कर रहा हूँ, डेटर्स को भी खूब क्रेडिट दे रहा हूँ, देख लीजिए, इफ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई, देयर विल बी हाई लिक्विडिटी बट लो रिस्क। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी आपसे। लो रिस्क एंड लोअर रिटर्न्स on the total assets, on the total assets, ठीक है। तो there will be, if the amount of working capital investment is high, there will be high liquidity but low risk and low returns on the total assets. If the amount of working capital investment is low, there will be low liquidity but high risk। तो वहां पर आपके पास देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो है तो देयर विल बी लो लिक्विडिटी बट हाई रिस्क एंड हाई लेवल ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। उसको क्या बोलते हैं, रोटा, चेक कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमम, हमें कहाँ पहुंचना है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। तो सही तरीके से लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, कोई लिक्विडिटी क्रंच भी ना हो, वहां पर आपके पास रिस्क भी सिंपल रहे, रिस्क भी बहुत बैलेंस रहे, और ठीक है रिटर्न्स भी क्या रहे, बैलेंस रहे। तो वी हैव टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो लो रिस्क एंड रिटर्न, तो याद रखना, लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होगी, हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न होगी। तो लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो दिस इज द गेम ऑफ, देख लीजिए इन्वेस्टमेंट का गेम ही यही है। तो देयर इज ए नीड फॉर determining the optimum working capital investments. चेक करिए सर। तो एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर, उसमें आपका पूरा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो वी हैव particulars, we have particulars, conservative policy, moderate or the matching policy, and we have aggressive policy. तो 3 तरह की पॉलिसीज आपके पास है। तो देखिए सर, सबसे पहले अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में, कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, मैं आराम से देख लीजिए बच के चल रहा हूं, ठीक है। बच के चलने का मतलब यहां पर क्या है, हम ज्यादा करंट एसेट्स लेके चल रहे हैं, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में वी आर मेंटेनिंग द हाई करंट एसेट्स, एग्रेसिव में वी आर मेंटेनिंग द लो करंट एसेट्स, और मॉडरेट में मीडियम, ठीक है सर। अब बताते जाओ मुझे सर, सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है, लिक्विडिटी। तो बताओ किस में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, बोलो सर जल्दी से।
किस में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी सर, कंजर्वेटिव में या एग्रेसिव में? जब मैं हाई करंट एसेट्स मेंटेन करूंगा तो यहां पर लिक्विडिटी क्या होगी, हाई होगी। मैं लो करंट एसेट्स वहां पर मेंटेन करूंगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, लो होगी, और यहां पर क्या होगी, मीडियम। थर्ड आपके पास है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रोटा। तो यहां पर देख लीजिए, आप हाई लिक्विडिटी मेंटेन करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो रिटर्न्स क्या होंगी, कम। यहां पर कॉस्ट कम होगी तो रिटर्न्स क्या होंगी, ज़्यादा, और यहां पर क्या होगा, मीडियम। यहां पर क्या होगा, मीडियम। एंड द लास्ट वन वी हैव रिस्क, लो, मीडियम एंड हाई। तो यहां रिस्क लो ही होगा, ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, आराम से करंट एसेट्स रख रहे हैं तो रिस्क कम है, बट रिटर्न्स भी क्या है, कम है सर। यहां रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी क्या है, ज्यादा है सर। चेक करिए सर यहां तक। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, तो बोलिए सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी मैट का ही पार्ट है आपके। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो सर, एग्जाम्पल। A firm has the following: data, for the year ending for the year ending 31st March 2021 sales. $20 lakhs. Earning before interest and tax 2 lakhs. And we have fixed assets. We have fixed assets 5 lakh. वो कह रहा है the 3 possible current assets holdings of the firm are 5 lakh, 4 lakh and 3 lakhs. It is assumed that fixed asset level is constant. Fixed asset सेम रहेंगी, और फिक्स एसेट सेम है तो एबिट भी क्या रहेगा, सेम। एंड द प्रॉफिट्स डू नॉट वैरी with current assets levels. Analyze the effect of 3 alternatives. Analyze the effect of 3 alternative current assets policy.
तो यहाँ पर वो 3 पॉलिसी अलग अलग फॉलो कर रहा है। एक में करंट एसेट्स रख रहा है 5 लाख, एक में करंट एसेट्स रख रहा है 4 लाख और एक में रख रहा है 3 लाख। तो मतलब 5 लाख इज एग्रेसिव या कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। 3 लाख मतलब एग्रेसिव और 4 मतलब आपके पास मीडियम। ठीक है, तो दिस इज मॉडरेट, मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका सॉल्यूशन देखिए सर कैसे करेंगे। तो यहां पर हम वही करेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट द रोटा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट रेशियो। मैंने बताया ना पैरामीटर आपको, तो वो पैरामीटर्स यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स को यहां पर कंसिडर करेंगे। क्लियर है सर? यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए सर। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट्स? चलें तो कर डालेंगे इसको सर पर्टिकुलर्स। We have conservative, we have aggressive, and we have moderate. Moderate या matching? देखिए सर, सबसे पहले सेल्स। सेल्स तो सबकी सेम ही रहेगी सर। सेल्स तो सबकी क्या रहेगी? सेम। ट्वेंटी लैक्स, 20 lakhs, 20 lakhs। इबिट, इबिट भी तो सबका क्या रहेगा? सेम। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स बता दी थी ना मैंने, हाँ। तो करंट एसेट्स आपके पास क्या क्या है? 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, यही है ना सर? और फिक्स एसेट्स आपके पास कितनी है? वो तो सेम है सर, 5 lakhs, 5 lakhs एंड 5 lakhs। तो व्हाट विल बी योर टोटल एसेट्स? व्हाट विल बी योर टोटल एसेट्स सर? दिस इज 10 lakhs, 9 lakh and 8 lakhs। तो अब यहां पर निकाल लो सर, सबसे पहले रोटा ही निकाल लो सर, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पैसा आया, तो प्रॉफिट भी किसका होगा? सबका। EBIT डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो दिस इज 2 lakh डिवाइड बाय 10 lakhs, 2 lakhs divided by 9 lakh, and this is 2 lakhs divided by 8 lakhs। चेक कर लीजिए सर, तो कितना कितना आ जाएगा? 20%, 2 lakh divided by 9 lakh, this is your 22.22%, and the last one we have 25%। लो सर, रिटर्न ज़्यादा आ रही है ना, देख लो। कम करंट एसेट्स मेंटेन करेंगे तो रिटर्न्स आपकी क्या होंगी? ज़्यादा होंगी सर। बट रिस्क भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कल को कोई कंटीजेंसी आती है, इकोनॉमी वहाँ पर देख लीजिए, रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में, तो सबसे पहले कौन जाने वाला है, कौन फंसने वाला है? जो कम करंट एसेट्स मेंटेन करेगा, क्योंकि वहाँ रिस्क क्या है? ज़्यादा है सर। ठीक है, चेक कर लीजिए सर। दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स, 5 lakh to 5 lakh, 4 lakh to 5 lakh, and 3 lakh to 5 lakh। तो this is 1, this is 0.8 and this is 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स रेशियो कम आ रही है, मतलब
आप कौन सी पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, दिस इज कंजर्वेटिव पॉलिसी एंड दिस इज मॉडरेट, ठीक है। तो लिख देंगे द अफोरसेड कैलकुलेशंस शोन दैट conservative policy provide greatest liquidity or solvency to the firm, but lower returns on the total assets. On the other hand, aggressive policy gives higher return but low liquidity and thus is very risky. It's very risky. The moderate policy. The moderate policy generate returns higher than conservative but lower than aggressive policy. This is less risky than aggressive policy, but riskier than conservative policy. Riskier than conservative policy. In determining the optimum level of current assets, in determining the optimum level of current assets, the firm should balance the profitability, solvency, by minimizing the total cost, that is cost of liquidity. तो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पूरा जो क्वेश्चन था दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है ऐसा कुछ वो एग्जाम में आपसे पूछने वाले नहीं है, सिंपली दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और साथ में कोई एडवाइस कहीं पर किसी क्वेश्चन में आया तो आप इस तरह से वहां पर एडवाइस लिख सकते हैं। तो दिस इज द टू डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ current assets, the firm should balance the profitability, solvency and to minimize the total cost, that is the cost of liquidity, ठीक है।
तो वहां पर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज रखेंगे, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेंगे और रिस्क को भी क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये आपके पास पूरा इसका बेसिक पार्ट था, जो आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कैलकुलेशंस आपसे पूछने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वो आपसे यहां पर क्या पूछेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। तो वैसे तो आपने कॉस्टिंग में सब पढ़ा हुआ है, बेस्ट आपने पढ़ा हुआ है कॉस्टिंग, बट फिर भी जो अपना काम है वो तो हमें करना ही है। तो दिस इज इन टाइम, डेज, ईयर्स। नॉर्मली डेज में ही कैलकुलेट होता है, बट फिर भी जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है, तो वहां पर कितना टाइम इन्वॉल्व है, समझ पा रहे हैं। तो जब आप वहां पर प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, फिर उससे वर्किंग प्रोग्रेस जा रहा है, फिर वहां पर आपके पास देख लीजिए फिनिश गुड मेंटेन हो रहा है, फिर वो वहां पर देख लीजिए सेल के लिए जा रहा है, इन्वेंट्री मेंटेन हो रहा है, फिर वहां पर डेटर्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वापस कैश आ रहा है। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। पूरे ऑपरेशन में कितना टाइम पीरियड क्या है, इन्वॉल्व है। तो नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग साइकिल, तो पूरे ऑपरेशन में कितना टाइम वहां पर इन्वॉल्व है इन एवरी प्रोसेस। जो भी आपका प्रोसेस है, तो फर्स्ट आपके हाथ में कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, वहां पर वर्किंग प्रोग्रेस गया, फिर फिनिश गुड बना, फिर सेल हुई। वहां पर देख लीजिए टेक्निकली वो इतने आपकी इन्वेंट्री वहां पर रही जब तक वो सेल नहीं हुई, और फिर वहां पर वो डेटर्स में कन्वर्ट हुए। डेटर्स वहां पर जब तक पैसा नहीं आया तो वो डेटर्स में रहे, और जब पैसा आ गया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो जो होल प्रोसेस में जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द कंपनी पेइंग फॉर द मटीरियल, वहां पर फिर उसके अंदर प्रोसेस कर रही है, इट विल बी एंटरिंग इनटू द स्टॉक, वो फिर वहां पर स्टॉक में आ रहा है, फिर वहां पर उसको सेल करके वो कैश कलेक्ट कर रही है। तो वो जो प्रोसेस है, दिस इज योर, उसमें जो भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो दिस इज योर ऑपरेशंस के अंदर जो भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, तो दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। सिंपल। ठीक है, तो लिख लो सर इस पे। इट इंडिकेट्स the time periods between a company's paying for material, entering into the stock, and वापस receiving cash from sales of finished goods। तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, होलसेलर है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कम है, फिर रिटेलर है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कम है। तो मतलब वहाँ पर आपके पास हर तरह की कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल अलग होगा सर। इट इज़ अ टाइम within which the cash invested in working capital is recovered. Cash invested in working capital is recovered. It is determined by adding the number of days required for each stage in the cycle। ठीक है,
तो जितना भी टाइम पीरियड वहां पर रिक्वायर्ड है, एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इन द साइकिल। क्लियर है सर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन देख लीजिए। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, इफ वी हैव ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगा सर। उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? ज़्यादा। उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। The first one we have cash, raw material, then again work in progress, then finished goods, then debtors, and then again cash। यही तो है सर। दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। दूसरी तरफ आपके पास ट्रेडिंग फर्म है सर। कैश, फिनिश गुड्स, सीधा फिनिश गुड्स आ जाएंगे इसके पास। तो सेल होंगे तो डेटर्स क्रिएट होंगे, और फिर उससे वापस क्या जाएगा? कैश। ठीक है, दिस इज फॉर ट्रेडिंग फर्म। फाइनेंसिंग फर्म है एनबीएफसीज, बैंक्स। इफ वी हैव फाइनेंसिंग फर्म्स, एनबीएफसीज और बैंक्स, कैश, डेटर्स, सीधा कैश से डेटर्स, डेटर से कैश। ठीक है, तो वो लोन देंगे तो वो डेटर्स बन जाएंगे, और वापस आएगा तो कैश। तो हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल सर? बताएगा कोई? कोई बताएगा सर? हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल? तो जितना भी पीरियड हर प्रोसेस में लग रहा है उसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर, देख लीजिए, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो ध्यान से देखना सर। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल स्टोर में रहता है मान लो 30 डेज। फिर वर्किंग प्रोग्रेस है आपके पास, दिस इज ऑन द फ्लोर, वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, देन फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, इनफ्लो आउटफ्लो, नो दिस इज पीरियड, अमाउंट से मतलब नहीं है यहां पर। वी हैव फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। कितने टाइम आपने फिनिश गुड्स को रखा सर? प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो रॉ मटेरियल स्टोर में रहा 30 दिन, वर्किंग प्रोग्रेस रहा 25 डेज, फिनिश गुड्स राइज वहां पर आपके पास होल्ड करा आपने 35 डेज, साथ में डेटर्स से कलेक्ट करने में लगे 50 डेज माइनस, बट क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में भी आपने टाइम लगाया सर। और क्रेडिटर्स बेसिकली क्या है? हम दूसरे के पैसे पे एंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग इट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। यू विल गेट योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो सिंपल इक्वेशन क्या है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? रॉ मटेरियल
होल्डिंग प्लस वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। चेक कर लीजिए सर, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। चेक कर लीजिए सर, यहां तक कोई डाउट? अब हमें ये सब एस्टिमेशंस करने, तो ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं इन योर रेशियो एनालिसिस, बट फिर भी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम अलग से पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे सर। हम अलग से भी पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए सर, estimation of various components, and this is the main part of this topic sir. टेक्निकली तो हम वहां पर सीख चुके हैं ऑलरेडी इन योर रेशियो एनालिसिस, बट फिर भी स्पेशली इस चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी हैव रॉ मटेरियल, वी हैव रॉ मटेरियल सर। तो सबसे पहले क्या आएगा, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। वन बाय वन। अब रॉ मटेरियल का लेना देना किससे है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से है, भूलना मत सर। दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? कितनी बार वहां पर देख लीजिए, कितने टाइम्स एक साल में कितनी बार वहां पर देख लीजिए आपका रॉ मटेरियल, देख लीजिए गोदाउन से कहां जा रहा है, फ्लोर पे जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल का किससे लेना देना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से है। तो डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद आ रहा है? एंड दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि वहां पर कितनी बार, अगर ये 6 टाइम्स है तो मतलब 6 बार वहां पर रॉ मटेरियल विल बी मूव टू द फ्लोर, ठीक है। साल में 6 बार जितना भी गोदाम में स्टॉक है वो 6 बार क्या हो रहा है, फ्लोर पे जा रहा है। तो दिस इज योर रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वो रोटेट हो रहा है 6 बार। तो इट इज टोटली लिंक्ड विद द रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। इसी के साथ अटैच क्या है, प्लीज फोकस करें। फर्स्ट है रॉ मटेरियल में, फर्स्ट रेशियो आपके पास क्या थी, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। इसी के अंदर सेकंड रेशियो आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो कितने टाइम आपकी होल्डिंग रहती है सर, निकाल देंगे। तो अगर 6 बार आप रोटेट कर रहे हैं साल में, तो कितने टाइम होल्ड कर रहे हैं, 360 और 365 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। खत्म। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 30 डेज, 60 डेज। तो इसका मतलब कितना रॉ मटेरियल आपके पास हर समय रहता है, 60 दिन का रॉ मटेरियल आपके पास रहता है, 30 डेज का रॉ मटेरियल आपके पास हर समय अवेलेबल है। एंड द लास्ट वन, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। यही तो निकालना है मुझे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वी नीड टू कैलकुलेट द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। मेरी कितनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, तो हाउ टू कैलकुलेट, प्लीज फोकस करें। यही तो निकालना है मुझे, टेक्निकली मुझे यही तो निकालना है। बैक कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, बट हम तो अपना सीधा सीधा निकालेंगे। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री देख लीजिए, इसका सीधा लेना देना किससे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं पर डे का, कितना कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, और कितना आपका होल्डिंग है, 30 डेज का। रॉ मटेरियल की होल्डिंग कितनी है, 30 दिन की है। तो आपकी कितनी इन्वेंट्री मेंटेन है, दिस इज योर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और इसको आप कहां शो करते हैं, दिस इज इन योर बैलेंस शीट। इसको कहां शो करते हैं, दिस इज इन योर बैलेंस शीट अंडर द करंट एसेट्स रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है। चेक करिए एक बार, पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ लो सर, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिंपल लॉजिक को क्रिएट करना है। लॉजिक आपके पास बड़ा सिंपल है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, कितनी बार रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज लिंक विद द रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होल्डिंग, कितने टाइम आपकी होल्डिंग है आपके पास, दिस इज 360 365 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर। 6 बार कर रहे हैं तो कितने दिन की होल्डिंग आपके पास है। और व्हाट इज योर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक दिन का कंजम्पशन कितना है और कितने दिन की होल्डिंग है, 30 डेज की है। तो दिस इज योर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन योर गोडाउन। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। अब अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आप इसको अप्लाई करते जाओ। WIP इन्वेंट्री, द फर्स्ट वन इज योर WIP टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग प्रोग्रेस का जो लेना देना है वो किससे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। याद है ना, किया था हमने डिस्कस रेशियो एनालिसिस में। तो पहली चीज आपके पास थी रॉ मटेरियल, उसका लेना देना किससे है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से है। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब किससे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, एंड दिस इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। अब आप खुद बताते जाओ, बताओ जल्दी से अगला, वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कितना होगा सर। वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड क्या होगा आपके पास, 360 365 डिवाइड बाय वर्किंग प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो। और तीसरा आप खुद ही बता दोगे, व्हाट इज योर एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस देख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट। एक दिन का आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एक दिन का कितना है 360 365, और कितने दिन की होल्डिंग आप कर रहे हैं। वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड आपका मान लो 60 डेज है, तो दिस इज इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। चेक कर लीजिए सर। तो एक तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो उससे निकालेंगे। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है एंड दे आर गिविंग यू द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, पढ़ा होगा ना कॉस्टिंग में, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो वी हैव डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो रॉ मटेरियल का कितना होगा सर, 100%। लेबर का कितना होगा, 50%। एंड ओवरहेड का कितना होगा, 50%। इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन लिख दिया कि भाई रॉ मटेरियल का 70% है, लेबर का 70% है, ओवरहेड का 50% है, तो वो लेंगे। बट अगर कुछ नहीं लिखा तो मटेरियल इज ऑलवेज 100%, लेबर इज 50%, ओवरहेड इज 50%। तो एज्यूम state of completion of the degree of completion if not given in the question। तो याद रखना, रॉ मटेरियल आपके पास गोदाम में है और रॉ मटेरियल आपके पास वर्किंग प्रोग्रेस में, ये दो जगह आएगा, भूलना बस उसको। इस पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप कॉस्टिंग वाले लोग हो, कॉस्टिंग में आपने बहुत अच्छे से कॉस्टिंग पढ़ी हुई है। अगर आपने कॉस्टिंग अच्छे से किया हुआ है तो इस चैप्टर में आपको 1% का भी कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बट आपको कॉस्टिंग नहीं आती है तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ। तो बट हम तो अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, बट मैं तो अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो मेरे लिए आसान होगा। तो एज्यूम द स्टेट ऑफ कंप्लीशन इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो दिस इज 100%, 50% एंड 50%। तो अब आपके पास हम अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल इन वर्किंग प्रोग्रेस निकालना पड़ेगा, सेम लेबर निकालनी पड़ेगी, सेम ओवरहेड इन वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से दे रखा है तो ऐसे कैलकुलेट होगा, और अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन से है तो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो दिस इज टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे की कितनी है,
इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, और आपका वर्किंग प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड कितना है इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है। तो दिस इज योर रॉ मटेरियल इन वर्किंग प्रोग्रेस। लेबर इन वर्किंग प्रोग्रेस, तो लेबर का लेना देना किससे है, टोटल लेबर कॉस्ट से, पर डे लेबर कॉस्ट से, इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग आपका कितना है इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। लो सर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल, वो तो लिखवाने के लिए था, अदरवाइज आप लॉजिक से क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट फ्रॉम द लॉजिक्स। और सी आपके पास क्या है, ओवरहेड। सी इज योर ओवरहेड, टोटल ओवरहेड कॉस्ट। तो दिस इज योर टोटल ओवरहेड कॉस्ट, पर डे की ओवरहेड कॉस्ट इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। चेक कर लें सर, 2 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए सर, 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट सर, थर्ड आपके पास क्या है, फिनिश गुड्स। पहले रॉ मटेरियल कर लिया, फिर हमने इन्वेंट्री कर लिया, वर्किंग प्रोग्रेस कर लिया, और नाउ वी हैव द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और द स्टॉक, देख लीजिए, स्टॉक की बात कर रहे हैं, फिनिश गुड्स स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालोगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और द फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। और याद है ना, फिनिश स्टॉक का किससे लेना देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर वो नहीं है तब हम सेल्स पे जाएंगे, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब तो रेशियो एनालिसिस आपको आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा सर। साथ में फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट, कितने दिन की होल्डिंग आप रख रहे हैं फिनिश गुड्स की। दिस इज 360 और 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एंड द थर्ड वन इज योर हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यही तो चाहिए मुझे बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में मुझे दिस इज द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना मेंटेन करना है। तो देख लीजिए, इसका लेना देना किससे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर डे का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है इनटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, और कितने दिन की होल्डिंग आप रख रहे हैं, तो यू विल गेट द एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। पहला था रॉ मटेरियल, फिर था वर्किंग प्रोग्रेस, और फिर था आपके पास फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये तो सब रेशियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय स्टॉक एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टाइम्स में आ जाएगा 5 टाइम्स। तो उसका क्या मतलब है, 5 बार आपका सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। जो स्टॉक है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स 5 टाइम्स इन ए ईयर। तो कितने टाइम की होल्डिंग आप रख रहे हैं, 360 और 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एंड हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो पर डे का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कितने दिन की आप होल्डिंग रख रहे हैं, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ, देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास आ जाएगा। फोर्थ वन आपको ऑलरेडी आता है, डेटर्स। बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं सब। सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स का किससे लेना देना है, क्रेडिट सेल्स। सर याद आ रहा है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, अगेन टाइम्स। फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, डीसीपी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, 360 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कनेक्टिंग है, पूरा पूरा गेम कनेक्टिंग है। और मैं इसलिए आपको सेम सीरीज को फॉलो करा रहा हूं, जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था रेशियो एनालिसिस में, एग्जैक्टली सेम सीरीज को कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, सेम उसी चीज को फॉलो कर रहा हूं। एंड फाइनली वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट ऑफ डेटर्स, तो पर डे की क्रेडिट सेल्स इनटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड, खत्म। फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या है, क्रेडिटर्स। दिस इज फॉर मटेरियल,
तो सबसे पहले क्या निकालोगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो उसका लेना देना किससे है, क्रेडिट परचेज। एवरेज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड क्या होगा, 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। एंड मुझे फाइनली क्या निकालना है, एवरेज क्रेडिटर्स निकालने हैं। तो पर डे की क्रेडिट परचेज देखेंगे, पर डे की क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, जो भी आपका क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है, ठीक है। 5th पॉइंट में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए सर। 6th पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितनी आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपकी, तो कितनी टोटल वेजेस है, पर डे की कितनी है, एंड दिस इज योर टाइम लैग इन पेमेंट। सेवंथ, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। पर डे का ओवरहेड इनटू टाइम लैग इन पेमेंट। अब देखो ना, आपकी सारी करंट एसेट्स निकल के आ गई। रॉ मटेरियल, करंट एसेट्स में क्या आएगा, दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिर आपके पास देख लीजिए और क्या होगा, कैश आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, देख लीजिए उधर आपके पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आपके पास ओवरहेड आ जाएगा। तो आपके पास करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, तो यू विल फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल। और इसी तरह से हमें वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है। फ्रॉम ऑल दीज रेशियोज वी कैन कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स। First, we need to calculate this is stock of raw material, then this is stock of work in progress, then stock of finished goods, then cash, फिर debtors, फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स, फिर हम कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो मतलब भाई यही सारी रेशियो मेरे काम की है। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही सबसे काम आने वाली चीज है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा सर। चेक करो सर यहां तक। तो ये आपके पास आ गया, देख लीजिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल आपके पास क्या था, दिस इज योर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एंड यू विल गेट योर नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। साथ में यहां पर एक चीज और कैलकुलेट करके बता दो, दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। एक साल में आपके कितने ऑपरेटिंग साइकिल है, बोलो सर। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। इन ए ईयर, एक साल में आपके कितने ऑपरेटिंग साइकिल हैं सर, कोई बताएगा मुझे, एनीवन टेल्स मी। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 365 डिवाइड बाय कितना ऑपरेटिंग साइकिल है सर, मान लो 60 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो कितनी बार आपके, देख लीजिए कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है, 360 डिवाइड बाय 60, तो 6 बार आपके हो रहा है। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज योर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, कोई भी चीज आपके माइंड में आ रही हो तो बताइए सर। तो यहां से हम देख लीजिए, सबसे पहले हम सीख लेंगे हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे वहां पर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, और तीसरी चीज आप यहां पर करोगे कि इस ऑपरेटिंग साइकिल्स के थ्रू वी कैन कैलकुलेट द
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही सीखने आए हैं, ठीक है। तो वी हैव टू मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो पहली कैलकुलेशन हम कहाँ से सीखेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल से। तो पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकालना सीखेंगे और फिर वहां पर उससे हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ऑपरेटिंग साइकिल अगर मेरा निकल के आ गया तो उसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोई भी अगर यहां पर आपको यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए सर। तो बताओ सर, हाउ टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। एंड दिस इज योर मेथड नंबर 1। दिस इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग साइकिल। तो मेथड नंबर 1 लिख लो सर। दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन और द रिक्वायरमेंट based on ऑपरेटिंग साइकिल। तो पहली बात, ऑपरेटिंग साइकिल मुझे निकालना आ गया। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने हैं एक साल में, वो निकालना आ गया। अब इस ऑपरेटिंग साइकिल को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज अवर मेथड नंबर 1 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। किसके बेस पे है? ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, मतलब एक कंपनी का 30 दिन है, एक कंपनी का 60 डेज है, एक का 90 डेज है, एक का 120 डेज है। तो बताओ सर, किसको सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? तो जिसका पैसा सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। कितने दिन फंसा हुआ है इसका पैसा? दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ फंड। याद रखना, ये क्या है आपके पास? ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 120 दिन है, तो 120 दिन आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बात ध्यान रखना, हायर द ऑपरेटिंग साइकिल, higher the operating cycle, higher will be the higher will be the requirement of working capital। चेक करिए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। टोटल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? पूरे साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट है मान लो 10 लाख। ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी है? 10 lakhs। आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 90 डेज है एंड 1 year इज इक्वल टू 360 डेज। तो वो आपसे पता क्या पूछ रहा है, व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको कितना वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा? आपको कितना वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा? तो आपका देख लीजिए, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। तो पर डे की कितनी है? पर डे की आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? आ जाएगी। और आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का है? 90 डेज का है। तो 90 डेज इज योर ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। तो आपको 90 दिन की ऑपरेटिंग कॉस्ट अरेंज करके रखनी पड़ेगी अपने पास। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 90 दिन की ऑपरेटिंग कॉस्ट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? दिस इज योर 2,50,000। चेक कर लीजिए सर। कोई अगर डाउट, कोई कंफ्यूजन है, इसको करने का एक और तरीका भी था। दिस इज यूजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है पूरे साल की? 10 lakhs। और ऑपरेटिंग साइकिल कितने हैं? मान लो 4 हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 4 हैं। 4 क्या निकाल ही लो सर, ये रहे 360 डिवाइड बाई 90, तो कितना जाएगा? 4। तो योर ऑपरेटिंग साइकिल इज 4। चार बार आपका देख लीजिए रोटेशन घूम रहा है, तो मुझे देख लीजिए कितना मेंटेन करना पड़ेगा। 2,50,000 इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
चेक कर लीजिए सर। तो कोई फार्मूला वामला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो दिस इज योर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। चेक कर लीजिए सर। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए सर। ये आपके पास पूरा एक बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ में हमने पहला मेथड डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। किसको यूज करके? ऑपरेटिंग साइकिल को यूज करके। दूसरा मेथड पता कौन सा आएगा? पूरा फॉर्मेट होगा जिसमें हम करंट एसेट्स निकालेंगे अलग अलग। तो दिस इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ये सारी चीजें अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बताएंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दो मेथड है आपके कोर्स में। सिंपली आपके पास फर्स्ट वन, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन, दिस इज फ्रॉम ऑपरेटिंग साइकिल, एंड द सेकंड वन, दिस इज फ्रॉम द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन। और ये पूरा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम वहां पर देख लीजिए आपके पास क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके, और इसके बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड पे करेंगे, फिर सेकंड मेथड पे करेंगे, और फिर एक और आपके पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, डबल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट यही है आपके पास बस, बट वी हैव ए लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को हमें टारगेट करना होगा और उसके लिए यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, चेक कर लीजिए एक बार। तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आपके पास क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, तो पूछिए सर। ठीक है, तो करें, आज का सेशन क्लोज करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सॉल्विंग ऑफ अवर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑपरेटिंग साइकिल, working capital requirement from the operating cycle, and then the second part, this is your simple calculation of working capital requirement using the current assets and current liabilities. So we will calculate the different current assets and current liabilities to calculate the working capital requirement, and this is the kind of question we have. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार यहाँ तक। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट है तो बताइए सर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।